हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा सीटेट बाल विकास का टॉपिक होने वाला है जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की और लॉरेंस कोहलबर्ग। आज हम इनके तीनों के एमसीक्यू हल करेंगे और इन तीनों के बारे में हम डिटेल से भी जानेंगे। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे आँख, कान एवं नाक से सोचते हैं? स्वेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के चरण बताए थे। इन्होंने बताया था कि संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण हैं। कितने चरण हैं? 4 चरण हैं। स्वेदी प्रेरिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों, स्वेदी प्रेरक अवस्था जो है वो 0 से 2 वर्ष तक होती है, जब बच्चा जन्म से 2 वर्ष तक होती है या बच्चे के। ठीक है दोस्तों। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये होती है 2 से 7 वर्ष। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 या इसको 16 18 तक भी बोलते हैं ना, 18 तक, 18 वर्ष तक। तो दोस्तों, स्वेदी प्रेरिक अवस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? दोस्तों, स्वेदी प्रेरिक अवस्था में बच्चा जो करता है, वस्तु स्थायित्व होता है बच्चे में। वस्तु स्थायित्व होता है, मानसिक निरूपण होता है, और क्या होता है? इंद्रिय आधारित अधिगम होता है। इंद्रिय आधारित अधिगम का मतलब होता है बच्चा अपनी इंद्रियों के द्वारा सीखता है। प्रतीकात्मक खेल, मूल प्रतीकात्मक व्यवहार, ये सब बच्चा कौन सी अवस्था में करता है? तो ये सब बच्चा स्वेदी पेशी अवस्था या फिर इसको बोलते हैं इंद्रिय गामक अवस्था, इंद्रिय गामक, इंद्रिय जनित, इंद्रिय जनित अवस्था भी बोलते हैं। तो ये कब करता है बच्चा? ये 0 से 2 वर्ष में करता है। इसमें क्या क्या गुण होते हैं बच्चे में? वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है दोस्तों, वस्तु बेशक आंखों के सामने ना हो, पर उसको ये पता होता है कि वस्तु मेरे आमने सामने आस पास ही है। जैसे बच्चा दूध पी रहा है, उसके हाथ से दूध की बोतल गिर जाती है तो बच्चा इधर उधर देखने लगता है, उसको पता है कि बोतल कहीं आस पास ही है। इसको बोलते हैं वस्तु स्थायित्व। फिर मानसिक निरूपण, ये भी जो है बच्चे की स्वेदी प्रेरिक अवस्था के बच्चे की विशेषता होती है। इंद्रिय आधारित अधिगम, बच्चा जो है अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना सीखता है। प्रतीकात्मक खेल, प्रतीकात्मक खेल का मतलब होता है दोस्तों, अपनी परछाई के साथ या अपनी भी परछाई को बच्चा दूसरा दूसरा बच्चा समझता है ना, उसके साथ खेलता है। ये होता है प्रतीकात्मक खेल। मूल प्रत्यात्मक व्यवहार, दोस्तों मूल प्रत्यात्मक व्यवहार होता है हंसना, रोना, पलक झपकाना। ये सब क्या कहलाता है? ये सब मूल प्रत्यात्मक व्यवहार कहलाता है। और दोस्तों, इस अवस्था में बच्चा आँख, नाक और कान से सोचता है। ठीक है, ये कौन सी अवस्था है? ये स्वेदी प्रेरक अवस्था है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है? जिन बालकों का औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन ऊंचा होता है, उनका शिक्षण स्तर भी ऊंचा होता है। बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों को सीखने से संबंधित है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 5 भागों में बांटा है। दोस्तों, मैंने भी बताया था संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण हैं? 4 चरण हैं। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण हैं। उस पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में बांटा है, ना कि 5 भागों में। तो हमारा यही कथन जो है गलत है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, परायत नैतिकता की अवस्था होती है 3 से 6 वर्ष, 4 से 8 वर्ष,
4 से 7 वर्ष या फिर 5 से 9 वर्ष। दोस्तों प्रायत नैतिकता की अवस्था होती है 4 से 7 वर्ष। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, नैतिक दुविधा एवं नैतिक तर्कना को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? जीन पियाजे ने, लॉरेंस कोहलबर्ग ने, लेव वाइगोत्स्की ने या फिर एरिक एरिक्सन ने? दोस्तों नैतिक दुविधा एवं नैतिक तर्कना ये नैतिक विकास के सिद्धांत के से ही निकले हुए शब्द हैं। तो किसने दिया ये किसके शब्द हैं, किस मनोवैज्ञानिक के शब्द हैं? तो ये हैं दोस्तों लॉरेंस कोहलबर्ग के शब्द। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा दोस्तों वो राइट आंसर होगा। दोस्तों जीन पियाजे ने ही क्या दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। नैतिक विकास का सिद्धांत जो है जीन पियाजे ने भी दिया था, लेकिन इनका जो है महत्वपूर्ण माना गया था। नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था दोस्तों संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। लेव वाइगोस्की ने दिया था दोस्तों सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत। सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत। एरिक एरिक्सन ने दिया था दोस्तों मनोसामाजिक सिद्धांत। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, लॉरेंस कोहलबर्ग ने। दोस्तों एक बार इनके नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कना इन शब्दों को समझ लेते हैं। तो दोस्तों नैतिक दुविधा क्या होती है? नैतिक दुविधा क्या होती है दोस्तों? नैतिक दुविधा होती है कि विकल्प ए और बी में से किसी एक का चयन करना। ठीक है ना? किसी एक का चयन करने के लिए जो होने वाली असमंजस हमारे दिमाग में चलती रहती है वो होती है नैतिक दुविधा, कि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमको जो है विकल्प ए चुनना है या बी चुनना है। वो जो दुविधा होती है वो कहलाती है नैतिक दुविधा। जबकि नैतिक तर्कना क्या होती है दोस्तों? नैतिक तर्कना क्या होती है? नैतिक विकल्पों ए और बी में से किसी एक का चयन करने के लिए होने वाली तार्किक, जब हम सोचते हैं तार्किक चिंतन करते हैं, अब उस प्रक्रिया को हमने तार्किक चिंतन का रूप दे दिया। अब हम तार्किक चिंतन कर रहे हैं कि हमको कौन सा विकल्प चुनना चाहिए। इस प्रक्रिया को कहते हैं नैतिक तर्कना। दोस्तों एक होता है नैतिक व्यवहार। नैतिक व्यवहार दोस्तों नैतिक तर्कना के बाद में जो चयनित विकल्प को वास्तविकता में व्यवहार में उतारा जाता है उसको बोलते हैं नैतिक व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 5, लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों यहाँ पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बालक के संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है। बिल्कुल। लेव वाइगोस्की एक फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक, तो दोस्तों यही गलत है हमारा। ठीक है, आगे जाने की जरूरत भी नहीं है। लेव वाइगोस्की जो हैं एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे? ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, ना कि फ्रांसीसी। तो हमारा यही ऑप्शन जो कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित व्यवहारों में कौन सी जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूल संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है? दोस्तों मूल नहीं है, मूर्त है ना। मूल संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुक्रमणीयता, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, संरक्षण, कक्षा समावेशन, अनुकरण एवं वस्तु स्थायित्व। दोस्तों अनुकरण और वस्तु स्थायित्व तो आपको पता ही है, पिछले क्वेश्चन में बताया था। ये इसकी पहली जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था का पहला चरण है। इंद्रिय गामक अवस्था या संवेदी गामक अवस्था, ये उसकी विशेषता है। इसकी है इंद्रिय जनित या फिर इंद्रिय गामक अवस्था। दोस्तों ये कौन सी अवस्था है? ये पहली अवस्था है। पहली अवस्था।
ठीक है दोस्तों। परिकल्पित निगनात्मक तर्क, दोस्तों ये जो है ये चौथी अवस्था है। कौन सी है? चौथी अवस्था। चौथी अवस्था का क्या नाम है दोस्तों? चौथी अवस्था का जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास ने 4 अवस्थाएं दी थी, 4 चरण बताए थे। तो चौथी अवस्था का क्या नाम है दोस्तों इनकी? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त अवस्था। ठीक है ना, अमूर्त अवस्था, यह है अमूर्त अवस्था चौथी। जबकि प्रतीकात्मक खेल जो है इनकी दूसरी अवस्था है। कौन सी है? दूसरी अवस्था। ऐसा नहीं है, प्रतीकात्मक खेल जो है पहली अवस्था में भी होता है बच्चों में। इसकी शुरुआत जो है पहली अवस्था में ही हो जाती है, लेकिन परिपक्वता जो है इसमें दूसरी अवस्था में ही प्राप्त करता है बच्चा। ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों मूल संक्रियात्मक अवस्था की जो विशेषता है वो है संरक्षण एवं कक्षा समावेशन। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मूल संक्रियात्मक अवस्था की और भी विशेषताएं हैं, जैसे विलोमता, विलोम्यता, विकेंद्रीकरण, संरक्षण, क्रमबद्धता, गणितीय संक्रिया, तार्किक चिंतन की शुरुआत, वर्गीकरण। ये कौन सी अवस्था है दोस्तों? मूल संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठोस अवस्था, अनौपचारिक अवस्था। इसके और भी नाम हैं। ये कब से दोस्तों? 7 से 11 वर्ष तक होती है बच्चे में, 7 से 11 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, वैयक्तिक भेदों की स्वीकृति, खोजपूर्ण अधिगम, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। तो दोस्तों यही हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो राइट आंसर हो जाएगा, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 8, दोस्तों टाइम बहुत कम है तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। भाषा विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया है? अनुवांशिकता, सामाजिक अंतःक्रिया, अहम केंद्रित भाषा, विद्यार्थी द्वारा संक्रियात्मक संरचना। तो दोस्तों सामाजिक अंतःक्रिया ये जो है ये वाइगोस्की के द्वारा किया गया है। ये वाइगोस्की का शब्द है। भाषा विकास के संदर्भ में पियाजे के द्वारा जो सबसे कम आंका गया है वो सामाजिक अंतःक्रिया को आंका गया है, जबकि लेव वाइगोस्की के द्वारा सबसे ज़्यादा महत्व सामाजिक अंतःक्रिया को ही दिया गया है। तो दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, जीन पियाजे अधिगम को किस रूप में देखते हैं? कौशल अर्जन, अनुबंधन, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण प्रक्रिया, संरक्षण। दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 10, पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? दोस्तों अमूर्त एवं तार्किक चिंतन पूछ रहा है। संवेदी गामक अवस्था, दोस्तों ये पहली अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष तक, है ना। इसमें बच्चे में भाषा ही नहीं होती है तो वो अमूर्त चिंतन कैसे कर लेगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें भी बच्चा जो है अमूर्त चिंतन नहीं कर सकता, केवल मूर्त चिंतन कर सकता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसमें भी नहीं कर सकता दोस्तों, लेकिन अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक अवस्था,
इसमें क्या है, बच्चा अमूर्त और तार्किक चिंतन करने लगता है। ये चौथी अवस्था है। इसमें जो है बच्चे की जो उम्र होती है 11 से 18 वर्ष होती है। दोस्तों सॉरी, थोड़ा गलत हो गया, यहाँ मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, मैं इसको समझ लिया, ठीक है ना। ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तो दोस्तों तीसरी अवस्था होती है, ठीक है ना, ये तीसरी अवस्था होती है। इसको ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। क्या? ठोस संक्रियात्मक अवस्था। ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। ये 7 से 11 वर्ष के बच्चों में होती है। इससे पहले इसी की डिटेल बताई थी दोस्तों। लेकिन अमूर्त एवं तार्किक चिंतन, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या फिर इसको बोलते हैं औपचारिक भी दे देता है कहीं कहीं, है ना, औपचारिक अवस्था। इसमें क्या है, बच्चा अमूर्त और तार्किक चिंतन करने लगता है। लेव वाइगोस्की ने भाषा और संकेत को कैसा उपकरण माना है? सांस्कृतिक उपकरण, मनोवैज्ञानिक उपकरण, संज्ञानात्मक उपकरण, या फिर भौतिक उपकरण? दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर सभी प्रकार के कंपटीशन की प्रैक्टिस कराई जाती है दोस्तों, जो आपको किसी भी कंपटीशन में काफ़ी हेल्प करेगी। तो दोस्तों लेव वाइगोस्की ने भाषा और संकेत को कैसा उपकरण माना है? मनोवैज्ञानिक कारण। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक कारण। क्वेश्चन नंबर 12, विद्यार्थियों को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते हुए देखकर उसकी सहायता के लिए अध्यापिका उन्हें संकेत और आधे सुलझे उदाहरण देती है। लेव वाइगोस्की के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार, यह डैश का उदाहरण है। दोस्तों अब देखो, एक विद्यार्थी एक समस्या का हल खोजने के संघर्ष कर रहा है, ठीक है ना, तो उसकी सहायता के लिए अध्यापिका ने उसे संकेत दिया और आधे सुलझे, आधे हल किए हुए उदाहरण दे दिए। आधे तो हो रखे हैं, आधे बच्चे को खुद करने हैं। इसका मतलब है शिक्षिका ने उसको शुरुआती इशारा दिया, शुरुआती मदद करी बच्चे की, ठीक है ना। शुरुआती मदद को क्या बोलते हैं? पाड़ बोलते हैं, या फिर बोलते हैं दोस्तों इसके फोल्डिंग, इसके फोल्डिंग बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। एक बार इसके फोल्डिंग को थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं। दोस्तों इसके फोल्डिंग होता क्या है? इसके बहुत सारे नाम हैं। इसके फोल्डिंग, पाड़, ढांचा निर्माण, पॉइंट, मचान, ये सब जो है दोस्तों इसी के ही नाम है। दोस्तों जब किसी बच्चे को शुरुआती सहारा दिया जाता है, शुरुआत में कोई मदद दी जाती है, तो उसको बोलते हैं इसके फोल्डिंग। यहाँ पर शिक्षिका ने उसको आधे हल किए हुए उदाहरण प्रस्तुत कर दिए। बच्चा संघर्ष कर रहा है हल करने की कोशिश, लेकिन उससे हल नहीं हो पा रहा है, बस शिक्षिका ने उसको शुरुआती तौर पर मदद दे दी, तो ये क्या कहलाएगा? इसके फोल्डिंग। किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को शुरुआत में दी गई मदद क्या कहलाती है? पाड़ कहलाती है, या फिर इसके फोल्डिंग कहलाती है। दोस्तों इसमें क्या होता है, यह मदद किस तरह की होती है? तो ध्यान रखना, यह मदद अस्थायी होती है। यह मदद क्या होती है, कैसी होती है दोस्तों? यह मदद अस्थायी होती है। इसकी शुरुआत जो है सीखने के दौरान घटती रहती है, ठीक है ना। जैसे जैसे बच्चा सीखता रहता है तो उसकी क्या होती है, शुरुआती मदद जो होती है वो घटती रहती है धीरे धीरे, ठीक है। ये अस्थायी है दोस्तों। स्थायी अगर यहाँ होता एक वाइगोस्की का ही एक नियम और है इसमें ही बिल्कुल, जेड-पीडी, इसको बोलते हैं जेड-पीडी, जेड-पीडी बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं हिंदी में नज़दीकी, नज़दीकी, संभावित, इसके भी बहुत नाम है, संभावित, या फिर समीपस्थ, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। समीपस्थ विकास का क्षेत्र दोस्तों ये क्या होती है? ये होती है कि अभी तो यहाँ पर तो जो है शुरुआत में मदद दी गई, ठीक है ना, बच्चे को, लेकिन जब कोई अंतिम में मदद दी जाए, बिल्कुल लास्ट में मदद दी जाए, जब बच्चा किसी समस्या का हल करते करते
अंतिम पड़ाव तक पहुंच जाए और वहां पर अटक जाए, वहां पर दी गई मदद को क्या बोलते हैं? जेडपीडी या नज़दीकी संभावित या फिर समीपस्थ विकास का क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। और ये मदद कैसी होती है दोस्तों? यह मदद स्थायी होती है। ठीक है दोस्तों, बच्चे का प्रदर्शन का वर्तमान स्तर तथा वयस्क की सहायता के साथ किए जाने वाले प्रदर्शन मदद के स्तर के बीच की दूरी या उस खाली क्षेत्र को हम जेडपीडी कहते हैं। यह सहायता कैसी होती है दोस्तों? यह सहायता स्थायी होती है। ठीक है दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे। तो अब समझो, यहाँ पर भी क्या करा, एक विद्यार्थी को समस्या का हल खोजते हुए एक शिक्षिका ने उसको इशारा दिया, इशारा संकेत करा और उसको आधे हल किए हुए उदाहरण दे दिए। अब बच्चा खुद ही कर रहा है आगे उसको हल। तो ये वाइगोत्स्की सिद्धांत के अनुसार ये पार्ट या इसके फोल्डिंग का उदाहरण है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किसने जोर दिया कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता? लेव वाइगोत्स्की के, जीन पियाजे के, स्किनर के या फिर कोहलबर्ग के? दोस्तों मैंने अभी बताया था सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत किसने दिया था? लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया। संवेगात्मक विकास का सिद्धांत, सामाजिक अंत्यक्रिया का सिद्धांत, सामाजिक अंत्यक्रिया का सिद्धांत, ये सब किसने दिए? ये सब लेव वाइगोत्स्की महोदय ने दिए। तो दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, 4-5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यह वाक उनकी आत्म केंद्रीयता को दर्शाती है, उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है, उनके सामाजिक विकास में बाधा डालता है, उनको अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। दोस्तों जब कोई बच्चा अपने आप से बातचीत करता है, अपने आप से वाक करता है, बड़बड़ाता है अंदर ही अंदर, तो वो बाधा नहीं डालता, ना ही सामाजिक विकास में ना ही संज्ञानात्मक विकास में। दोस्तों बच्चे का खुद से बड़बड़ाना, खुद से बातें करना कहलाता है निजी वार्ता, निजी वाक, ठीक है ना, अंतःवार्ता या निजी संवाद कहलाता है। ठीक है ना, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों का खुद से बातें करना निजी वार्ता या व्यक्तिगत वाक कहलाता है। दोस्तों वाइगोत्स्की मानते थे कि बच्चे खुद से बातें करके अपने कार्यों को दिशा देते हैं। इस प्रक्रिया को वाइगोत्स्की ने क्या माना दोस्तों? इस प्रक्रिया को वाइगोत्स्की ने स्वनियमन भी कहा है। क्या कहा है? स्वनियमन भी कहा है। जब कोई बच्चा 4-5 साल की उम्र में बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं, तो इसको क्या क्या कहा है? देखो इसको क्या क्या नाम है इसके, और इसके हैं निजी वार्ता, निजी वार्ता, निजी वाक, निजी वाक, अंतःवार्ता और स्वनियमन, ये कहा है वाइगोत्स्की ने। तो दोस्तों यह क्या दर्शाता है? यह उनको अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं? भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करता है। भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं, संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इस ऑप्शन में से कौन सा? दोस्तों संज्ञान का मतलब क्या होता है? ध्यान रखना, संज्ञान का मतलब होता है मन में विचार आना। विचार का ही दूसरा नाम संज्ञान या संज्ञानात्मक है। तो दोस्तों भाषा, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार दोस्तों भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। भाषा जो क्या है? भाषा विचार पर हावी है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विचार पर हावी है। ठीक है ना, ध्यान रखना।
तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर यहाँ पियाजे के बारे में पूछता कि भाषा एवं विचार पर वाइगोस्की क्या सुझाते हैं, तो हमारा ये वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन 2। संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करता है। कहने का मतलब है विचार भाषा को निर्देशित करता है या विचार भाषा पर हावी है, यह पियाजे ने कहा। जबकि वाइगोस्की ने कहा भाषा संज्ञानात्मक या विचार को निर्देशित करती है। क्वेश्चन नंबर 16, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है। दोस्तों पाठ, अभी मैंने बताया था पाठ क्या होता है, शुरुआती इशारा देना, शुरुआत में एक बच्चे की मदद कर देना, क्या कहलाता है, पाठ कहलाता है। तो समस्या के समाधान हेतु स्तर पद दर पद निर्देश देना, गलत जवाबों पर बच्चों को दंडित करना, नहीं ये तो नहीं है। समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं उस समय संकेत और इशारा देना, प्रक्रिया में अध्यापक का पूर्ण हस्तक्षेप नहीं। दोस्तों अभी मैंने बताया था जब शुरुआती इशारा दिया जाए, संकेत दिया जाए, धीरे से बच्चे को इशारा दे दिया जाए और उसको वो बच्चा उस इशारे की मदद से समस्या का समाधान कर ले, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाता है, वो पाठ कहलाता है। तो समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस समय संकेत और इशारा देना पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है। दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, लेव वाइगोस्की ने अपने सामाजिक संरचना सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त माना है। सहकर्मी सहयोग, संस्कृत उपकरणों का हस्तक्षेप, रट रट कर याद करने पर बल, बिल्कुल भी नहीं। गैर संदर्भित पाठ्यक्रम, ये भी नहीं। दोस्तों संस्कृत उपकरणों का हस्तक्षेप, ये भी नहीं। अगर ये हस्तक्षेप होता तो शायद राइट आंसर हो जाता, लेकिन ये दे रखा है हस्तक्षेप। लेकिन सहकर्मी सहयोग, सहकर्मी सहयोग का मतलब है दोस्तों अंतः क्रिया करना, बच्चों का अपने आप में या अपने समवयस्कों के साथ अंतः क्रिया करना, किसी समस्या पर बातचीत करना जो है सहकर्मी सहयोग कहलाता है। तो यहाँ क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर होगा, सहकर्मी सहयोग। क्वेश्चन नंबर 18, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है, पियाजे को, लेव वाइगोस्की को, कोहलबर्ग को, स्किनर को। तो दोस्तों बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं और बच्चे एक नन्हे वैज्ञानिक हैं, किसने कहा है, पियाजे ने। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा, पियाजे के द्वारा, एरिक्सन के द्वारा, स्किनर के द्वारा। दोस्तों एरिक्सन ने मनोलैंगिक या मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, लेकिन जो बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की वो करी पियाजे ने। वो कौन सी थी, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास, इसके कितने चरण बताए थे पियाजे ने, 4 चरण, या इसको कितने भागों में बांटा था, 4 भागों में। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, पियाजे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष के दौरान डैश सबसे बेहतर सीखना है, निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन के द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग के द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। दोस्तों पियाजे के अनुसार उनकी पहली अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है, बच्चा निष्क्रिय शब्दों को समझ लेगा क्या, नहीं। अमूर्त चिंतन कर सकता है, जिस चीज़ को बच्चे ने कभी देखा नहीं है उस चीज़ के बारे में बच्चा सोच सकता है, बिल्कुल भी नहीं। भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग कर लेगा। अब दोस्तों इस उम्र में 2 वर्ष तक तो बच्चे के पास भाषा ही नहीं होती है कोई, वो बच्चा ठीक से बोल भी नहीं पाता है, तो वो नए ज्ञान का आप अनुप्रयोग कैसे कर लेगा। लेकिन जन्म से 2 वर्ष के दौरान बच्चा इंद्रियों के प्रयोग से सबसे बेहतर ढंग से सीखता है। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, पियाजे के अनुसार मूल संक्रियात्मक स्तर किस अवधि में गठित होता है, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, या फिर 11 से 15 वर्ष।
दोस्तों मूर्त है, ये मूल नहीं है, मूर्त संक्रियात्मक है ना, मूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो दोस्तों जन्म से 2 वर्ष तक जो स्तर होता है वो होता है स्वेदी गामक अवस्था, स्वेदी गामक या फिर इंद्रिय जनित अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था, ठीक है ना। 2 से 7 वर्ष तक जो अवस्था होती है दोस्तों वो होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 11 में जो अवस्था होती है दोस्तों वो होती है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त भी कहते हैं दोस्तों, इसको ठोस भी बोलते हैं ना, मूर्त, ठोस या फिर अनौपचारिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अनौपचारिक, अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जबकि ये पियाजे की चौथी अवस्था है, 11 से 15 वर्ष तक या फिर कहीं कहीं 18 वर्ष भी होती है, ठीक है ना। कौन सी अवस्था है? चौथी अवस्था है। इसको बोलते हैं औपचारिक, औपचारिक या फिर अमूर्त, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवधि में गठित होती है। क्वेश्चन नंबर 22, लेव वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक, अनुवांशिक, नैतिक, शारीरिक। तो दोस्तों मैंने भी बताया सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, सामाजिक अंत्यक्रिया का सिद्धांत, सामाजिक संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? ये सब जो है वाइगोस्की ने दिया है। तो समाज से संबंधित अगर कोई भी ऑप्शन हो और लेव वाइगोस्की उसमें हो तो वही हमारा जो होगा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 23, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन के द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग के द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी बना था है ना। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकते हैं इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ जो है मुझे कुछ मिस लग रहा है, गलतियाँ लग रही हैं, ठीक है ना। क्योंकि बच्चे में जब बच्चा इंद्रियों का प्रयोग करता है तो उस दौरान तो उसमें भाषा का प्रयोग भी नहीं होता है, उसमें नैतिकता का अभाव होता है, तो नैतिकता का विकास कैसे हो जाएगा? दोस्तों थोड़ा सा यहाँ मिस प्रिंट है, शायद कुछ गलत है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? सामाजिक मुद्दों से सरोकार। दोस्तों सामाजिक मुद्दों से सरोकार होता तो यहाँ वाइगोस्की से महोदय होते, लेकिन यहाँ है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण। तो तार्किक रूप से समस्या का समाधान करने की योग्यता ये हो सकती है, लेकिन यहाँ ये है संज्ञानात्मक विकास के चरणों की जो है विशेषता है, लेकिन यहाँ पूछा है इंद्रिय गामक अवस्था। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण हैं, यहाँ पूछा है पहली अवस्था जो है इंद्रिय गामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो कि इस अवस्था में इंद्रिय गामक अवस्था जो होती है वो क्या होती है? 0 से 2 वर्ष तक होती है, 2 वर्ष तक। तो इस उम्र में बच्चा जो है वो तार्किक चिंतन तो नहीं कर सकता है ना, अनुकरण कर सकता है, नकल कर सकता है, स्मृति कर सकता है, मानसिक निरूपण भी कर सकता है, ये मैंने भी बताया था आपको, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण के साथ संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25, सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में इसके फोल्डिंग डैश की ओर संकेत करता है। इसके फोल्डिंग वही पाड़ है ना, जब शुरुआती इशारा दिया जाता है, शुरुआती तौर पर मदद की जाती है। सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना। दोस्तों विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना निदानात्मक होता है, निदानात्मक परीक्षण कहलाता है, निदानात्मक परीक्षण या निदानात्मक शिक्षण।
ठीक है ना। इससे क्या होता है, बच्चों की अधिगम के दौरान आने वाली कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। अनुरूपित शिक्षण ये भी नहीं होगा। पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति दोस्तों ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, दोस्तों पहले ही बताया था कि लेव वाइगोस्की ने जो है सिद्धांत दिए थे जेडपीडी और पार्ट इसके फोल्डिंग। इसके अलावा इन्होंने एक चीज और कही थी, MKO। MKO का मतलब होता है दोस्तों मोर नॉलेज अदर, यानी ज्यादा ज्ञानी दूसरा, ज्यादा ज्ञानी दूसरा। बच्चे हमेशा उसी से सीखते हैं जो व्यक्ति उससे ज़्यादा ज्ञान को हासिल किया हुआ होगा, उससे ज़्यादा ज्ञानी होगा, बच्चे उसी के द्वारा सीखेंगे, ठीक है ना। बच्चे उसी व्यक्ति से सीखना चाहते हैं जो उससे अधिक ज्ञानी हो, जैसे माता पिता, शिक्षक, हम उम्र सहपाठी भी हो सकते हैं दोस्तों इसमें। तो मैंने बताया भी था आपसे, है ना, अस्थायी स्कैफोल्डिंग जब पाठ कैसी सहायता होती है तो ये अस्थायी होती है, ठीक है। तो सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग की ओर संकेत करता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? इंद्रिय गामक अवस्था का नहीं, इस अवस्था में तो बच्चा अमूर्त चिंतन कर ही नहीं सकता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भी नहीं, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में भी नहीं, लेकिन मूल संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन जो है और तार्किक चिंतन करने लगता है। दोस्तों एक चीज जो है ध्यान रखना, यहाँ पर जो है ना ये ऑप्शन हमारे सी और डी या 3 और 4 दोनों सही हैं। वो कैसे? पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? तो दोस्तों अमूर्त का तो है इसके साथ, चिंतन का भी इसके साथ है, लेकिन जब अमूर्त चिंतन की शुरुआत होती है तो वो अवस्था जहाँ से अमूर्त चिंतन की शुरुआत होती है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। लेकिन जब अमूर्त और तार्किक चिंतन में बच्चा परिपक्व हो जाता है, परिपक्वता प्राप्त कर लेता है, वह कहलाती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरण का लक्ष्य है? दोस्तों पहले जो है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना। तो नैतिक विकास का सिद्धांत जो है लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। इसमें दोस्तों इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत में 3 स्तर हैं। कितने हैं दोस्तों? इस सिद्धांत में 3 स्तर हैं टोटल, और हर स्तर में दोस्तों 2 चरण हैं। प्रत्येक स्तर में कितने चरण हैं? 2 चरण हैं। तो यानी 3 स्तर में कितने होंगे? इंटू 2 बराबर 6 चरण, ठीक है दोस्तों। कोहलबर्ग के अनुसार जो इनका अंतिम चरण है, 6वां चरण जो है, उसमें पहुंचना बहुत मुश्किल है। इस 6वें चरण में, है ना, 6वें चरण में दुनिया के लगभग 4% लोग ही पहुंच पाते हैं, ना, 4% लोग ही पहुंच पाते हैं 6वें चरण में। दोस्तों ध्यान रखना, 6वें चरण तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है और दुनिया के 4% लोग ही इस चरण तक पहुंच पाते हैं। दोस्तों अब इनके कौन कौन से स्तर हैं, पहले इनके स्तर जानिए। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के स्तर कौन कौन से हैं? इनके स्तर हैं पूर्व पारंपरिक स्तर, या फिर इसको पूर्व नैतिक भी बोलते हैं दोस्तों, पूर्व नैतिक, पूर्व रूढ़िवादी स्तर, रूढ़िवादी स्तर, ये हमारा पहला स्तर है। इसमें 2 चरण है दोस्तों। वो कौन कौन से चरण हैं? चरण ने पहला है दंड एवं आज्ञा पालन, दंड एवं
आज्ञा पालन। दूसरा चरण है दोस्तों यांत्रिक सापेक्ष नैतिकता। यांत्रिक सापेक्ष नैतिकता, इनका दूसरा स्तर है परंपरागत नैतिक रूढ़िवादी स्तर। बस पूर्व हट गया, बाकी सब वही है, सेम है। इसके भी दो चरण हैं दोस्तों। पहला चरण कौन सा है? इसमें है अच्छा लड़का अच्छी लड़की। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं दोस्तों। अच्छा लड़का अच्छी लड़की। दूसरा चरण है दोस्तों कानून एवं व्यवस्था। कानून एवं व्यवस्था। दोस्तों तीसरा स्तर है इनका उत्तर पारंपरिक, या फिर कह सकते हैं हाँ उत्तर पारंपरिक भी है। उत्तर पारंपरिक, उत्तर नैतिक, उत्तर रूढ़िवादी। ये इनका तीसरा स्तर है दोस्तों। इस स्तर के भी दो चरण हैं। पहला है एक कौन सा है ये दोस्तों? ये है सामाजिक अनुबंधन अवस्था। सामाजिक अनुबंधन अवस्था। दूसरा है दोस्तों सार्वभौमिक नैतिकता। दोस्तों जगह कम पड़ रही है थोड़ी सी। सार्वभौमिक नैतिकता। ठीक है दोस्तों, इनके तीन स्तर हैं और 6 चरण हैं। तो दोस्तों यहाँ पूछ रहा है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण कौन सा है निम्न में से? विकास संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला है। विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रमक रूप से आगे की ओर बढ़ते हैं। चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम होता है। विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर हैं, न कि सामान्य प्रतिमान। तो दोस्तों इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन जो होगा राइट आंसर होगा दोस्तों? विकास संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला है। अभी बताया ना, श्रृंखला सार्वभौमिक। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, स्व जागरूकता में संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक दक्षता, संज्ञान बोध, संज्ञान नियंत्रण, या फिर उपरोक्त सभी? दोस्तों ये कहलाता है संज्ञान नियंत्रण। ठीक है ना, हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, मानसिक संरचनाओं जो चिंतन के निर्माण परखंड जीन पियाजे ने इसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? समावेशन, आत्मसातकरण, स्थानीकरण, या फिर स्कीमा? तो दोस्तों इसके लिए पियाजे ने जो प्रयोग करा है जिस शब्द का, वो है स्कीमा। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। दोस्तों ये कुछ पियाजे के शब्द हैं, एक बार इनको डिटेल से समझना। ठीक है ना। समावेशन क्या होता है? समावेशन दोस्तों बच्चा अपनी पुरानी जानकारी में नई जानकारी जोड़ता रहे, लगातार नई जानकारी जोड़ता रहे, या फिर पुरानी जानकारी में नई जानकारियों का जोड़ना। क्या कहलाता है? समावेशन कहलाता है। दोस्तों जैसे बच्चा पहले कौवा देखता है, वो काला है, उसके बाद उसकी चोंच देखता है, वो भी काली है। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पुरानी जानकारियों के साथ बच्चे को नई जानकारी मिलती जा रही है, नई जानकारी इकट्ठा होती जा रही है। इसको बोलते हैं समावेशन। दोस्तों आत्मसातकरण, या फिर इसको बोलते हैं आत्मानातिकरण।
इसका अर्थ होता है सूचना को अपने हिसाब से डालना, सूचना को या फिर जानकारी को अपने हिसाब से डालना। अपने हिसाब से ढालना। स्थानीयकरण ये पियाजे का शब्द नहीं है दोस्तों, स्कीमा। स्कीमा का मतलब होता है दोस्तों, इसमें क्या है, बच्चा जो है ना न केवल योजना को समझता है, किसी भी जानकारी को समझता है, बल्कि अपनी अलग अलग जानकारी को, अलग अलग सूचनाओं को अपने माइंड के अलग अलग खानों में रखता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्कीमा। ठीक है ना, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को कर लिया है। क्या कर लिया है, उसने अपने माइंड में दाल और चावल खाने का तरीका कर लिया है। अब उसने उस दाल और चावल खाने के लिए क्या कर लिया है, इन चारों में से अंगीकार कर लिया है, समायोजित कर लिया है, अनुकूलित कर लिया है, समुचितता कर लिया है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, अनुकूलित कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 31, राम अपनी नज़र और इच्छा के अनुसार दुनिया को देखता है तथा दूसरों के नज़रियों की सराहना करने में सक्षम नहीं है। जीन पियाजे के अनुसार राम की स्थिति को क्या कहा जा सकता है, विकेंद्रीकरण, आत्म केंद्रीयता, जीववाद या फिर संरक्षण। तो दोस्तों इसको कहा जाएगा आत्म केंद्रीयता। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1, 2 जो होगा राइट आंसर होगा। और दोस्तों जीववाद, जीववाद का मतलब होता है बच्चा जो है अपने आसपास की वस्तुओं में या खेल खिलौनों में जीवन को खोजता है। वो सोचता है ये मेरी तरह ही इनमें भी जीवन है। क्वेश्चन नंबर 32, 3 वर्ष का राहुल कहता है कि आज सूर्य क्रोधित है। जीन पियाजे के अनुसार यह किसका उदाहरण है, जीववाद का, संगठन का, आलोचना का या फिर तार्किकता का या तार्किक का। तो दोस्तों मैंने अभी बताया, जब बच्चा जो है अपने आसपास की वस्तुओं में जीवन को खोजने लगे कि ये चीज़ जीवित है और मुझसे बातें कर रही है, ऐसा कुछ करने लगे, तो वो कहलाता है जीववाद। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, जीववाद। क्वेश्चन नंबर 33, जीन पियाजे के अनुसार विकास की अवस्था में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है, यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही फिर भी वह अस्तित्व में है, वह अवस्था कहलाती है। दोस्तों मैंने अभी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अभी 4 अवस्था बताई थी। पहली है इंद्रियगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये है दोस्तों 11 से 18 वर्ष तक या फिर 19 वर्ष तक, मूल संक्रियात्मक अवस्था ये है 7 से 11 वर्ष तक। दोस्तों जब किसी बच्चे को कोई चीज़ दिखाई नहीं देती, वो वस्तुओं के बारे में अज्ञानी होता है, अनभिज्ञ होता है, लेकिन उसको वस्तु दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके अस्तित्व में वो वस्तु कहीं ना कहीं रहती है, तो वो अवस्था होती है इंद्रियगामक अवस्था, या फिर इसको बोलते हैं दोस्तों स्वेदिगामक अवस्था भी। इसमें क्या है, इसको बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं वस्तु स्थायित्व, है ना। वस्तु भले ही आंखों से ओझल हो गई हो, लेकिन बच्चे को लगता है वस्तु कहीं ना कहीं उसके आसपास ही है। इसको बोलते हैं वस्तु स्थायित्व या फिर वस्तुओं की निरंतरता भी बोलते हैं। और ये कौन सी अवस्था में होता है, ये पहली अवस्था में होता है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, अमन एक पहेली के टुकड़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह सही जगह पर सही हिस्सों को फिट करने के लिए संघर्ष करता है। कैसे, क्या, क्यों के रूप में उसकी माँ उसे संकेत प्रदान करती है। लेव वाइगोस्की के सीखने के सिद्धांत के अनुसार सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, बच्चों को अभिप्रेरित करेगी, उसे आक्रामक बना देगी, अधिगम के लिए पाड़ का काम करेगी, सीखने में मदद नहीं करेगी। तो दोस्तों मैंने कहा था जब कोई शुरुआती इशारा या संकेत बच्चे को दिया जाए किसी समस्या को हल करने के लिए, वो क्या होता है, वो पाड़ होता है या फिर इसके फोल्डिंग भी कहलाता है। तो ये प्रक्रिया अधिगम के लिए पाड़ का काम करेगी। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए।
दोस्तों समीपस्थ क्षेत्र, ठीक है ना, नज़दीकी विकास का क्षेत्र की बात हो रही है आपकी बार। अध्यापन और मूल्यांकन, केवल अध्यापन, केवल मूल्यांकन, प्रवाही बौद्धिकता की पहचान। तो दोस्तों अध्यापन और मूल्यांकन दोनों के लिए। लेव वाइगोस्की के निकटस्थ विकास का क्षेत्र सिद्धांत में शब्दावली निकटस्थ दर्शाती है कि दी गई सहायता शिक्षार्थी की वर्तमान दक्षता की तुलना में कुछ नीचे है, कुछ ऊपर है, इसी स्तर पर है, या फिर बहुत ऊपर है। तो दोस्तों कुछ ऊपर है बस। वो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? प्रतियोगिता के द्वारा, साथियों के साथ बातचीत करके, पुरस्कार के लिए प्रयास करके और दंड से बचकर, उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंध करके। दोस्तों लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? मैंने कहा था अंतः क्रिया के द्वारा। अंतः क्रिया के द्वारा बच्चे बेहतर ढंग से सीखते हैं लेव वाइगोस्की के अनुसार। अंतः क्रिया का मतलब होता है अपने समवयस्कों के साथ अंतः क्रिया कर कर, विचार विमर्श कर कर, तर्क वितर्क कर कर, बातचीत कर कर सीखने को जो है अंतः क्रिया बोलते हैं। तो साथियों के साथ बातचीत करके। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, रहीम किसी एक ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए स्वयं निर्देश देता रहता है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार रहीम के इस वाचन को क्या कहेंगे? दोस्तों कहने का मतलब है रहीम अपने आप ही सामूहिक व्यक्तिगत वाक कर रहा है ना, जिसे वाइगोस्की ने स्वयं नियमन भी कहा था। मैंने भी बताया था पिछले क्वेश्चनों में आपको। इसको व्यक्तिगत वाक भी बोलते हैं और स्वयं नियमन भी बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत वाक। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित है? पारस्परिक अध्ययन, सक्रिय अनुकूलन, प्रतिपादक अधिगम, यंत्रवत याद करना। दोस्तों यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, पारस्परिक अध्यापन। क्वेश्चन नंबर 40, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नैतिक पदार्थवाद? नहीं। नैतिक तर्कना, सहयोग की नैतिकता, या फिर नैतिक दुविधा? दोस्तों नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा क्या होती है? जब विकल्प ए और बी में से किसी एक को चुनना हो, उसके लिए चुनने के लिए होने वाली असमंजस की स्थिति को क्या बोलते हैं? नैतिक दुविधा, कि ए को चुनूं या बी को चुनूं। लेकिन जब उसके बारे में तर्क वितर्क किया जाता है, विचार विमर्श किया जाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? नैतिक तर्कना। ठीक है, क्या बोलते हैं? नैतिक तर्कना। किसी विकल्प ए और बी में से किसी एक का चयन करने के लिए, जब किसी समस्या का समाधान करने के लिए कई विकल्पों में से एक विकल्प को चुनने के लिए जब तर्क किया जाता है, तो दोस्तों इसको बोलते हैं नैतिक तर्कना। ठीक है, हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 ही राइट आंसर होगा, नैतिक तर्कना। क्वेश्चन नंबर 41, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मुलाकात के सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन्होंने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। लॉरेंस कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिकता सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। कोहलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 41 का होगा, लॉरेंस कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता संस्कृति विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत सत्र के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा? व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा इच्छाओं द्वारा, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं, अंतर्निहित संभावित दंड। दोस्तों पूर्व परंपरागत या पूर्व पारंपरिक या फिर पूर्व रूढ़िवादी स्तर, ये इस स्तर पर बच्चे की अवस्था क्या रखी थी पियाजे ने? 3 से 10 वर्ष के बच्चे। ठीक है ना। इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में 2 चरण होते हैं, दंड एवं आज्ञा पालन का, दूसरा है यांत्रिक सापेक्ष नैतिकता का। ठीक है दोस्तों, क्या? यांत्रिक सापेक्ष नैतिकता। तो दोस्तों वह अवस्था लॉरेंस कोहलबर्ग की जो पूर्व परंपरागत स्तर की अवस्था है, वो है पहली अवस्था, जिसके 2 चरण हैं, दंड एवं आज्ञा पालन चरण। तो यहाँ होगा अंतर्निहित संभावित दंड। ये लॉरेंस कोहलबर्ग के पहले स्तर की
पहले चरण की ही जो है अवस्था है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, अंतर्निहित संभावित दंड। क्वेश्चन नंबर 43 कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं संज्ञानात्मक विकास के चरण। दोस्तों ये जीन पियाजे ने दिए हैं। नैतिक विकास के चरण ये हमारे जो हैं कोहलबर्ग के द्वारा दिए गए हैं, ये सही है कोहलबर्ग, ठीक है ना। लेकिन संवेगात्मक विकास के चरण किसने दिए हैं दोस्तों? वाइगोस्की ने, वाइगोस्की ने। तो दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, नैतिक विकास के चरण। क्वेश्चन नंबर 44 लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? वे कौन से कारक हैं जिसमें नैतिकता लॉरेंस कोहलबर्ग के बाह्य कारकों द्वारा प्रभावित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, पूर्व पारंपरिक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 45 लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 6 चरणों में से पहले चरण निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला चरण सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, अच्छे पारस्परिक संबंध, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार, आज्ञाकारिता एवं दंड। तो दोस्तों अभी मैंने बताया था पहला चरण क्या है? पहला चरण है दंड एवं आज्ञा पालन चरण। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा राइट आंसर होगा, आज्ञाकारिता और दंड। जबकि दूसरा चरण है पहले स्तर का यांत्रिक सापेक्ष नैतिकता। क्वेश्चन नंबर 46 निम्नलिखित में से किस स्तर पर निर्णय केवल व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं और धारणाओं पर आधारित होता है? पूर्व पारंपरिक स्तर, औपचारिक संक्रियात्मक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर या फिर पारंपरिक स्तर। दोस्तों किस स्तर पर निर्णय केवल व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं और धारणाओं पर आधारित होता है? यहाँ भी हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर होगा, पूर्व पारंपरिक स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 47 लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनियास इंगित करता है? पूर्व परंपरागत नैतिकता, उत्तर पारंपरिक नैतिकता, परंपरागत नैतिकता या फिर सापेक्ष नैतिकता। दोस्तों यांत्रिक सापेक्ष नैतिकता जो है पूर्व पारंपरिक स्तर का ही दूसरा चरण है, ठीक है ना। लेकिन अच्छा लड़का अच्छा लड़की जो है वो विन्यास जो इंगित करता है वो करता है दूसरे स्तर की। ये कौन सा स्तर है? ये दूसरा स्तर है, दूसरा स्तर और तीसरा चरण। दूसरे स्तर का पहला चरण भी कह सकते हैं या फिर इसको तीसरा चरण भी कह सकते हैं। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था, ठीक है दोस्तों। तो ये कौन सी अवस्था में होता है दोस्तों? ये होता है परंपरागत नैतिकता की में, परंपरागत अवस्था में, नैतिक अवस्था में या फिर रूढ़िवादी अवस्था में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये पियाजे की है, ये पहले ही कट जाती है, ठीक है ना। प्रस्तुति अवस्था भी नहीं है और उद्योग बनाम अधीनता अवस्था भी नहीं है। लेकिन सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास ये जो है अवस्था लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की अवस्था है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। रोहित ने अजय की टेबल से ली हुई पेंसिल वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर था। यह कथन लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के किस स्तर का वर्णन करता है? पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर या फिर पूर्व संक्रियात्मक स्तर। दोस्तों ये तो पियाजे का जो है संज्ञानात्मक विकास का स्तर है, ये है ही नहीं, ठीक है ना। तो दोस्तों पूर्व परंपरागत स्तर, यहाँ पर जो है बच्चे ने टेबल से पेंसिल ली और उसको जो है वापस वहीं रख दी क्योंकि उससे को डर था कि पकड़े जाने पर उसको सजा मिलेगी। तो ये कौन सा स्तर है? पहला स्तर है और पहला ही चरण है, ठीक है ना। पूर्व परंपरागत स्तर, पूर्व नैतिक स्तर, पूर्व रूढ़िवादी स्तर और पहला ही चरण है। कौन सा चरण है? दंड एवं आज्ञा पालन चरण। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 50, नैतिक तार्किकता लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार डैश पर निर्भर करती है। संदर्भ, बहाव दीपक, प्रशिक्षण, विकास के चरण। दोस्तों, नैतिक तार्किकता लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार विकास के चरण पर निर्भर करती है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर होगा।